नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिका राज, बीजेएमसी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट स्वागत करती हूँ आपका हमारे प्रोग्राम इन्विटेस टॉक में। तो दोस्तों, हर शख्स की ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है और आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनके अनुभव के पन्ने हम सबको बहुत कुछ सिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर वंदना शर्मा जी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका बहुत हमारे। धन्यवाद अंशिका। मैम, आपका स्वागत है जो आपने अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला और आज हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करने आई हैं। बहुत बहुत आभार आपका भी, आपके विभाग का और आपके विभागाध्यक्ष राजेश शर्मा सर का भी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया आपके बीच में। जी मैम। तो मैम, मैंने जैसा आपके बारे में पढ़ा है और सुना है कि आपने हर फील्ड में अपना योगदान दिया है और सिर्फ योगदान ही नहीं दिया है, आपने उसमें अपना 100% भी दिया है। तो मेरा जो आपसे सबसे पहला सवाल है वो ये है कि आपने राजनीतिक विज्ञान को ही अपना विषय क्यों चुना और इसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरा विषय राजनीति विज्ञान है, लेकिन शुरुआत राजनीति विज्ञान से नहीं हुई थी। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में एनसीसी कैडेट रही और जूडो की राष्ट्रीय खिलाड़ी रही। तो खेल और एनसीसी के साथ पढ़ाई का सामंजस्य बिठाने के लिए मैंने विज्ञान से राजनीति विज्ञान की ओर रुख किया था। लेकिन बाद में इस विषय में रुचि बढ़ती गई और इसी विषय से मैंने फिर नेट जीआरएफ उत्तीर्ण किया। तो ये विज्ञान से राजनीति विज्ञान की यात्रा वास्तव में प्रारंभ इसलिए हुई थी ताकि मेरी जो बाकी गतिविधियां हैं उनमें कोई अवरोध ना आए। तो मैम, आपने एजुकेशन की फील्ड में भी बहुत ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं, जैसे आप प्रिंसिपल रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, प्रॉक्टर कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इन सब भूमिकाओं में से सबसे जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहा है आपका वो कौन सा रहा है? मुझे लगता है कि कोई भी जिम्मेदारी तब मुश्किल नहीं होती अगर आप उसमें अपना 100% योगदान देने का प्रयास करते हैं। मेरे लिए कोई भी भूमिका जो है वो मुश्किल नहीं रही, चुनौतीपूर्ण जरूर रही है। लेकिन जैसे कि चीफ प्रॉक्टर के रूप में, बरेडी कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर के रूप में जो 5 वर्ष का मेरा कार्यकाल था वो बेहद चुनौतीपूर्ण था। 1 वर्ष प्राचार्य के रूप में मेरा कार्यकाल बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। और शायद आपको नहीं पता होगा कि इससे पहले मैं सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो दायित्व छोड़कर फिर मुझे एजुकेशन की तरफ आना पड़ा। तो चुनौतियां जरूर होती हैं, लेकिन मुश्किल कुछ नहीं होता। आप ह्यूमन राइट और इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में आपका 21 साल का लंबा एक्सपीरियंस है। तो मैम, इतने बड़े सफ़र में आपको बहुत ढेर सारी जो बदलाव है और चुनौतियां नज़र आई होंगी, और भारत में ह्यूमन राइट की जो स्थिति है वो सुधरी है या अभी भी इसके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है? देखिए, जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि मानवाधिकार सिर्फ मानवों के होते हैं, दानवों के नहीं होते। ठीक है? अगर आप मानवाधिकारों का सम्मान करते हैं तब आप मानवाधिकारों की मांग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और जहां तक भारत में मानवाधिकार यात्रा की बात है तो 1993 के मानवाधिकार संरक्षण के बाद से हमने लंबी यात्रा तय की है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मीलों चले हैं और कोसों चलना बाकी है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की परिधि को और विस्तृत करना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि मानवाधिकारों के नाम पर कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो चुनौतियां हैं राष्ट्रीय एकता के समक्ष उनसे समझौता कर रहे हों। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मानवाधिकारों का अर्थ क्या लिया जाए। ये सामान्य प्रश्न है जो सबसे पहले आता है अगर आप मानवाधिकारों की बात करें। तो ये समझना पड़ेगा कि मानवाधिकार जिसे एक फूलों का गुलदस्ता होता है ना, जिसमें अलग अलग तरह के फूल आप सजा देते हैं, तो इसे बास्केट ऑफ राइट्स। अगर ऐसे ही सारे अधिकारों का आप एक जगह समायोजित कर दीजिए तो वो मानवाधिकार कहलाएंगे। और मुझे लगता है कि मानवाधिकार संरक्षण के लिए अभी भारत जैसे देश में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, स्पेशली यदि मैं महिलाओं के अधिकारों के दृष्टिकोण से इस चीज को देखूं तो। जी मैम। मैम, आपने 15 साल तक पत्रकारिता में कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पत्रकारिता और जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें आपको क्या सिमिलैरिटीज नजर आती हैं? देखिए, राजनीति हर क्षेत्र में है। जी मैम। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके परिवार, आपके भाई बहनों के बीच में भी राजनीति है तो गलत नहीं होगा। और राजनीति विज्ञान वो विषय है जो इस पूरी प्रक्रिया का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन सुनिश्चित करता है। और जहां तक पत्रकारिता की बात है तो पत्रकारिता भी राजनीति से मुक्त नहीं है। तो दोनों, मुझे लगता है, राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए पत्रकारिता को समझना सरल है और पत्रकारिता के विद्यार्थी के लिए राजनीति के दाव पेचों को समझना ज्यादा सहज और सरल है। तो मुझे तो लगता है कि एक विद्यार्थी जो पत्रकारिता
से जुड़ना चाहता है, इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसे राजनीति के बेसिक्स का, उसे राजनीति के आधारभूत सिद्धांतों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। जी मैम। मैम एनसीसी की कोऑर्डिनेटर भी आप रही हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या इसने आपकी लीडरशिप स्किल है उसको प्रभावित किया है? बिल्कुल किया है। जब मैंने सीआरपीएफ का पद छोड़ा था तो वो एक बड़ा पद था, और उसके बाद मुझे लगा कि युवाओं से जुड़े रहने का, और दूसरी बात ये है कि वर्दी पहनने का जो मेरा एक शौक था, मेरे पिता क्योंकि पुलिस अधिकारी रहे, तो उसे पूरा करने के लिए एनसीसी एक माध्यम बन सकती है। और एनसीसी, आप मानेंगी, पूरे विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। तो इस संगठन से जुड़कर मैं गर्व का अनुभव भी करती हूँ, और सबसे बड़ा एडवांटेज इस संगठन से जुड़ने का ये है कि मैं हमेशा युवाओं से घिरी रहती हूँ और उनके जीवन को अनुशासन की तरफ एक दिशा दे पाती हूँ। मैम आपने नेक और आईक्यूएसी में भी बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई है और इम्पोर्टेंस इस सेल है बहुत बड़ा। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है कॉलेज का बढ़ाने में, वो कैसे बढ़ा सकते हैं? मतलब उसके लिए आपने क्या किया? देखिए, नैक का जो मूल्यांकन है वो बहुत सारी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। नैक का आवेदन करते समय आपको वार्षिक रिपोर्ट्स तैयार करनी होती है। आपने महाविद्यालय या जिस इंस्टीट्यूशन का भी आप नैक कराना चाहते हैं, वहाँ की आधारभूत संरचना पे काम करना पड़ता है, वहाँ रिसर्च पे क्या काम हो रहा है, वहाँ एलुमनाई कैसा है। हर क्षेत्र में मूल्यांकन के बाद ही नैक ग्रेड आपको आवंटित होता है, तो निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। और अब तो यूजीसी का भी कहना यह है कि बिना नेक के आपको कोई ग्रांट नहीं मिल सकती। तो नेक तो हर इंस्टीट्यूशन के लिए आवश्यक हो गया है और महत्वपूर्ण तो है ही। मैम ये मेरा खुद का पर्सनल सवाल है आपसे कि एज अ स्टूडेंट कि आपने इतने साल एजुकेशन की फील्ड में आपने काम किया है, तो अभी भी आप एक प्रोफेसर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बच्चों के साथ आपका कैसा रिलेशन है? या कोई ऐसा मोमेंट जो आप हमेशा याद करती हैं और आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? मुझे लगता है मेरे विद्यार्थियों के साथ मेरा संवाद हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहता है ना? वो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। और दूसरी बात ये, उनके साथ रह के मैं हमेशा अपने आप को बहुत ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी जो छात्राएँ हैं, मेरी जो कैडेट्स हैं, गर्ल कैडेट्स हैं, या मेरी जो मातृशक्ति है, उससे मेरा जुड़ाव हमेशा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे मुझे लगता है कि बाकी लड़कियों को ये समझने में मदद मिलेगी कि उनको क्या चाहिए। एक बार हमारी एक स्टूडेंट थी और वो मेरे पास आई और उसने कहा कि मैम, मैं एक समस्या से जूझ रही हूँ, और वो समस्या ये है कि जब भी मैं कॉलेज के लिए साइकिल से आती हूँ तो रास्ते में एक चौराहे पर 4 लड़के 5 लड़के खड़े रहते हैं और मुझे देख के सीटियाँ बजाते हैं, और मैं कॉलेज तक आते-आते परेशान हो जाती हूँ। फिर मैं ना कॉलेज में अपनी पढ़ाइयों पर ध्यान दे पाती हूँ, ना किसी और गतिविधि पर। वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में पूरा दिन चलती रहती हैं, और ये रोज़ का घटनाक्रम हो गया है। मैं और मेरी एक सहयोगी, हम उसकी बात पर, उसकी परेशानी सुन रहे थे। मेरी सहयोगी ने कहा कि वंदना, आपके अच्छे संबंध हैं पुलिस फ़ोर्स में, आप एसपी सिटी या किसी भी अधिकारी को कंप्लेंट करके ये प्रयास करो कि ये घटना रुक जाए, ताकि ये बच्ची पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। मैंने भी इस बारे में सोचा कि क्या करना चाहिए। मैंने उसको कहा कि बेटा, तुम कल उसी चौराहे से गुजरना, बस एक काम कर लेना, अपनी 6 सहेलियों को साइकिल से अपने घर बुला लेना और उस चौराहे से अपनी उन 6 सहेलियों के साथ उसी समय पे गुजरना। वो गुजरी, और उस दिन के बाद उस चौराहे पे वो लड़के कभी खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो 6 लड़कियां उस चौराहे से गुजरी और उन्होंने उससे ज्यादा तेजी से सीटी बजाई, जितनी तेजी से वो लड़के उन्हें देखकर सीटी बजाया करते थे। वो दिन है और आज का दिन है, उस चौराहे पे वो लड़के फिर दिखाई नहीं पड़े। तो मुझे लगता है ना कि हमें एक महिला के रूप में, और मुझे लगता है एक शिक्षिका के रूप में भी, आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विद्यार्थियों के लिए एक दूसरे के लिए खड़े रहें, मौन ना रहें, आवाज देना सीखें। और जब ये संवेदनशीलता एक शिक्षक के स्तर पर आपके अंदर विकसित हो जाती है, तो आपकी यात्रा शिक्षक के रूप में बहुत सरल हो जाती है। मैम हमने सुना है कि ज़िंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती रहती है और इसकी कुछ उम्र नहीं होती। तो आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, तो ऐसा कौन-सा इम्पोर्टेंट लेसन है जो आपको सीखने को मिला है? मैंने हमेशा यही सीखा है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी आ जाएं, वो आपसे बड़ी नहीं हो सकती। आपके हौसले, आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। मैंने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन मैंने ये माना है कि सफर रुकना नहीं चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। और ये अगर आपने अपने अंदर विकसित कर लिया, तो कोई भी मंजिल आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाती है।
और मैं लड़कियों से तो हमेशा कहती हूँ कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन अगर तू इसका एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वो परचम तो लहराना पड़ेगा, वो हिम्मत तो अपने अंदर से लानी पड़ेगी। मैम वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो एज अ स्टूडेंट आप जब रही हैं तो तब का माहौल कैसा था, और आज प्रोफेसर हैं तो तब का माहौल देख रही हैं, तो क्या डिफरेंस आपको लगता है, और इस माहौल में हम उसका कैसे यूटिलाइज कर सके एज अ गर्ल? देखिए, बात चाहे हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम की कर लीजिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की कर लीजिए, है ना, एक राष्ट्रपति के रूप में दायित्व संभालने की कर लीजिए, या ओलंपिक में पदक लाने की कर लीजिए। सेनाओं में भी आज महिलाओं की भागीदारी जिस स्तर पर है, मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं ने ये सिद्ध किया है कि आधा आसमान उन्होंने सर पे उठा रखा है। ठीक है, लेकिन महिलाओं को भी ये समझने की जरूरत है कि कुछ सीमाएं हमारा मन खुद बनाता है, और अपना इच्छित पाने के लिए वो सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। लेकिन सीमा तोड़िए, लेकिन वो सीमा रेखा कभी मत लांघिए जो आपको आपके परिवार से और आपके संस्कारों से जोड़े रखती है। मैम अंत में मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं हमारे छात्र, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पत्रकारिता के, जर्नलिज्म के सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगी कि पढ़िए। किताबों का कोई विकल्प नहीं हो सकता, जो आप पढ़ते हैं उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। और प्रयास कीजिए, हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखा सकती है। अपने अनुभवों से, अपने आसपास के परिदृश्य से भी हमेशा सीखते रहिए, तो आप अपने अंदर के पत्रकार को जीवंत रख पाएंगे। मैम आपके शब्दों ने ना केवल हमारे सवालों का जवाब दिया है, बल्कि हमें सोचने की नई दिशा दी है। और हमने सुना है कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है, और आज आपके विचारों ने और अनुभव ने हमारे इस सोच को विकसित किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, जो आपने इतनी कीमती समय आपने हमारे लिए निकाला, और इतने प्रेरणादायक तरीके से अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे साथ साझा किया। और उम्मीद करते हैं आपके ये जो एक्सपीरियंस है उससे हमने बहुत कुछ सीखा, और अपने जीवन में भी हम उतारने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए और अपने बीच आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू मैम।